हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम हैं, बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। ठीक है, अभी बिल्कुल आपके लिए टाइम नहीं बचा है और आई होप आपका जो कोर्स है वो बिल्कुल पूरा हो चुका होगा। अब आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स की सीरीज़, जिसमें अपन जो लास्ट ईयर्स के जो पेपर्स हैं, जो सैम्पल पेपर्स हैं, पहले उनको सॉल्व करेंगे, देन अपन इस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि जो लास्ट ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनमें से बहुत क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो अपन पहले वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं सैम्पल पेपर में क्या क्या है। तो देखिए, आपका जो सैम्पल पेपर है वो कितने मार्क्स का आएगा? 80 मार्क्स का आएगा। टाइम ड्यूरेशन आपकी 3 आवर्स की रहेगी। उसके बाद आपका जो पेपर आएगा वो पार्ट ए में और पार्ट बी में आएगा। ठीक है, पार्ट ए में आपको क्या मिलेगा, जिसमें भी 2 सेक्शंस आपको मिलेंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन जो 1 होगा उसमें आपको टोटली 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और जो सेक्शन 2 होगा उसमें आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका पार्ट बी में होगा। तो आज जो क्लास है वो आपका जो लेक्चर है वो पार्ट ए पर है। तो आज मैं आपको पूरा पार्ट ए कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में जो भी क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 16 तक वो सारे 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अपन को 156 डिजिट को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 156 को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को 156 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 156 का एलसीएम करना है। 2 की टेबल से डिवाइड होगा, अगेन 2 की टेबल में, फिर 3 की टेबल में, फिर 13 की टेबल में, फिर लास्ट 13। ठीक है, अब ये आपके फैक्टर्स हो गए। तो अब आप पहले तो इसको ऐसे लिखिएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 3, फिर 13। ठीक है, अब आप इसको प्राइम में लिखना है इसको। तो प्राइम में कैसे लिखेंगे, पावर के साथ। तो देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स। तो आपको क्या लिखना है, 2 की पावर 2। 3 कितने टाइम्स है, ओनली 1। और 13 भी क्या है, ओनली 1। तो ये हो गया प्राइम। ठीक है, ऐसे। और ऐसा नहीं है कि आपको 1 मार्क्स में पूछा है तो आप डायरेक्ट ये वाला आंसर करके आ जाएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ये जो पोर्शन है ये हाफ मार्क्स में जाएगा और आपका जो ये लास्ट वाला जो आंसर है ये हाफ मार्क्स में जाएगा। तो अगर आप लोग डायरेक्ट आंसर करते हैं तो आपको ओनली हाफ मार्क्स ही मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। अब ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स की बनानी है, जिसमें से आपको 2 चीज़ें गिवन है। क्या क्या है, सम ऑफ जीरो का आंसर गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का आंसर गिवन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले जो गिवन है वो आप कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या मिला हुआ है, सम ऑफ जीरो। ठीक है, सम ऑफ जीरो आपको 2 गिवन है। उसके बाद है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, -8। ठीक है, अब आपको पता है, आपने ये 4th चैप्टर में है तो आपने ये चैप्टर पढ़ा भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक जो 4th चैप्टर है आपका उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछी गई है, वो वाले तो जो फॉर्मूला है वो तो अलग है। ये कौन सा फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको, चैप्टर नंबर 1 का है। ठीक है, तो देखिए आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा ये। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर क्लियर है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे एक्स भी आएगा। ठीक है, सम ऑफ जीरो कितने, 2 और बाहर एक्स है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, -8। तो आपकी इक्वेशन क्या हुई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपकी इक्वेशन बन गई। क्लियर है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है,
गिवन दैट HCF 96 एंड 404 इज़ 4 है, फाइंड द LCM 96 एंड 404। आपको दो डिजिट गिवन है, एक 96 एक 404, जिसमें से आपको HCF का आंसर गिवन है 4, आपको LCM का आंसर फाइंड करना है। और ये जो मैंने लास्ट वीडियो भी डाली थी उसमें भी आपको बताया था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए इस सैम्पल पेपर में भी है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला था, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्लियर? इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। HCF का आंसर आपको क्या गिवन था, 4, LCM आपको फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितने थे अपन के, 96 मल्टीप्लाई 404, आपको क्या फाइंड करना है, LCM। तो LCM तो यहीं पे रहेगा, तो 96 मल्टीप्लाई 404। अब देखिए ये जो 4 था वो मल्टीप्लाई में था, तो अब कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 4 की टेबल से 96 को कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 28 मल्टीप्लाई 404। इसका फाइनल आंसर होगा 9696। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब देखेंगे अपन कि थर्ड क्वेश्चन जो था उसमें चॉइस थी। ठीक है, तो ये वाला भी अपन कर लेते हैं। स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आपसे इससे थ्योरम में कुछ पूछा है, आपको क्या बताना है, फंडामेंटल थ्योरम बतानी है। ठीक है, अर्थमेटिक की। तो चलिए इसका तो सिंपल आंसर ही लिखना है अपन को। तो चलिए क्या थ्योरम थी आपको अगर याद है तो, एवरी नेचुरल numbers can be expressed in the form of product of the power of its prime। ये आपकी थ्योरम थी। ठीक है, क्या है, एवरी नेचुरल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ इट्स प्राइम। जब अपन LCM निकालते हैं ना तो अपन उसके फैक्टर करते हैं तो उसको प्राइम में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वही थ्योरम है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0 इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है, देन उसके बाद आपको आंसर देना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब आप इक्वेशन देखते हैं क्या थी, 2x माइनस 2y इक्वल 0, दूसरी इक्वेशन थी 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0। अब अपन को क्या करना होता था, इसके लिए A B C इनमें से फाइंड करना होता था। तो अपन पहले निकालेंगे A1 और A2। ठीक है, जो x के साथ डिजिट होती है वो A होती है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के साथ कोई भी डिजिट नहीं है तो अपन 1 मानेंगे, तो A1 अपन का क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के साथ अपन A में वैल्यू क्या है, 3, तो A2 क्या हो जाएगा, 3। ऐसे ही B1 में लेते हैं तो B1 की कौन सी डिजिट होती है, जो y के साथ होती है। ठीक है, तो y के साथ यहाँ क्या है, -2। ऐसे ही B2 की लेंगे तो यहाँ क्या है, 4। C1 जो होता है और C2 जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ अपन क्या लेंगे, 0, और यहाँ -20 है तो ये ले ली। ठीक है, अब अपन इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर कैसे करते हैं, A1 अपॉन A2, इसका आंसर क्या आया, 1/3। ऐसे ही B1 अपॉन B2, इसका आंसर क्या है, -2/4। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1/2। नेक्स्ट करते हैं C1 अपॉन C2, इसका आंसर क्या था, 0/-,
-20, तो इक्वल आंसर क्या बनेगा 20 ही होगा। अब देखिए अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि तीनों की जो इक्वेशंस है, सॉरी तीनों की जो वैल्यूज़ है अपन की बिल्कुल सिमिलर नहीं आई है। देखिए a1 और a2 को कंपेयर किया तो 1/3 आया, b1 और b2 को कंपेयर किया तो -1/2 आया, c1 और c2 को कंपेयर किया तो 0 आया, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे तीनों नॉट इक्वल होते हैं या फिर तीनों इक्वल होते हैं, तब अपन उसको बोलते हैं वो कंसिस्टेंट हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, बट इसका एक आंसर एक वैल्यू जहाँ पे सेम आ जाती है तब अपन इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, इन द गिवन फिगर डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो एंगल ए डी ई आपको कितना दे रखा है 70 डिग्री, एंड एंगल बी ये रहा बी ए सी ये आपको 50 डिग्री दे रखा है। देन एंगल बी सी ए मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए अपन करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अभी मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन कराया, तो सॉरी इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था, तो अपन पहले वो कर लेते हैं, देन अपन सेवेंथ पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं पहले। इफ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर देन फाइंड द HCF ए बी। अब ये कह रहा है कि अगर ए और बी आपके को प्राइम नंबर्स हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो बताती हूँ मैं आपको कि को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके जो कॉमन फैक्टर हैं ओनली 1 आते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपन को 2 को प्राइम नंबर्स लेने हैं जिनका HCF जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिफ्थ। वैसे तो इसका जो HCF होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है HCF में भी कॉमन फैक्टर लिया जाता है, और मैंने अभी आपको बताया को प्राइम नंबर्स वही होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो इसका आंसर 1 ही होना चाहिए। और एक लाइक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि को प्राइम नंबर अपन कौन से ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने 3 और 5 ले लिया, 7 और 11 ले लिया, तो इनके भी कॉमन फैक्टर क्या होंगे 1 ही होते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में ये एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ नहीं डालने हैं आपको, तो सीधा आप आंसर लिख सकते हो HCF 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड करना है सेक्टर का, और आपको अगर याद है तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, जहाँ पे आपको रेडियस यानी आर आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। जो थीटा होता है, थीटा का मतलब क्या होता है एंगल्स, तो इसमें एंगल क्या दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, और आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7। बट अगर किसी क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू गिवन नहीं है देन तब भी आपको 22/7 ही लेनी होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अभी आपको क्या बताया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए पाई की वैल्यू क्या थी 22/7, आर की वैल्यू अपन ने अभी क्वेश्चन में पढ़ी थी 6 थी, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6, और थीटा की वैल्यू क्या थी 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करते हैं, अगर कट रहा है तो 10 से 10, 6 की टेबल में कट करेंगे 36 6 टाइम्स आएगा, और इसको 6 से 6 132। ठीक है, 132/7 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
अ हॉर्स टाइड टू अ पोल विथ 28 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेस। अब पाई अपन को क्या लेनी है यहाँ पे 22/7, ठीक है। यहाँ पे भी सेम था 22/7 था। अब क्या बोला इसने, कितने मीटर लॉन्ग है 28 मीटर। क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है 2πr। तो बस उसी से आपको इसका क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन नंबर 60 था। क्या पूछा था इसने, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, ठीक है। क्या आंसर था 2πr। तो अपन लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर अपन को गिवन ही है कितनी 28। 7 की टेबल से कट करेंगे 4 टाइम्स, ठीक है। और इसने अपन को मेजरमेंट मीटर दे रखी है तो मीटर में डाल देंगे। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब अभी आपको बताया था, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इन द गिवन फिगर डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। आपको ए डी ई जो है वो 70 डिग्री दे रखा है, बी ए सी आपको 50 दे रखा है। आपको एंगल बी सी ए, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन को एक कंडीशन गिवन है यहाँ पे कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी साइड पैरेलल होती है तो उस पर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अपन देखिए यहाँ पे देखिए डी ही जो है पैरेलल इसके है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो मैं अब कैसे लिखूंगी इसको, ए डी ई इक्वल किसके है, डी बी सी के, ठीक है। तो एंगल ए डी ई जो है वो इक्वल किसके है, एंगल डी बी सी के। इसको आप ए बी सी भी कर सकते हैं क्योंकि एंगल तो मिड वाला ही देखा जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ए डी ही कितने डिग्री का था 70, तो ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला इसने, बी सी ए मतलब सी वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोला है। ये चीज़ तो आपने पहले भी पढ़ी हुई है कि अगर अपन को ट्राइंगल दे रखा है तो तीनों का सम कितना आता है 180 डिग्री। तो अगर मुझे 2 की मेजरमेंट पता है तो मैं थर्ड की बहुत इजीली निकाल सकती हूँ। देखिए एंगल ए के बारे में मुझे पता है 70 डिग्री है, एंगल बी का भी मुझे पता है 70 डिग्री है, तो मैं सी तो इजीली फाइंड कर सकती हूँ। तो बस वैसे ही करना है इसको भी। तो अब लिखेंगे अपन इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। एंगल ए डी ई जो है प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी ए इक्वल क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 70 प्लस इसकी वैल्यू भी अपन को 70 दे रखी है, और बस अपन को इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये एज इट इज आएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों का प्लस करेंगे तो 140 डिग्री प्लस बी सी ए इक्वल 180 डिग्री। तो देन बी सी ए का आंसर इजीली निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो आंसर आ गया 40 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। चलिए इसके और में क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए डी जो है 2 सेंटीमीटर है, बी डी जो है 3 सेंटीमीटर है, एंड ए ई जो है वो 3.5 है, एंड ए सी 7 सेंटीमीटर है। इस डी ई पैरेलल टू बी सी। अब अपन को ये बताना है कि क्या डी ई पैरेलल है क्या बी सी के। तो ये आपको पता है 6 चैप्टर है, 6.2 की जो थ्योरम है वो होती है कि अगर ये रेशो में इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या वो लाइंस पैरेलल होती हैं। और फर्स्ट क्या थी इसकी कि अगर वो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या वो रेशो में डिवाइड करेंगे उनको। तो ये 2 थ्योरम थी, तो सेकंड वाली थ्योरम पे बेस है ये क्वेश्चन। तो चलिए अब करते हैं इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मैं डायग्राम बना देती हूँ।
अब अपन को पैरेलल प्रूफ करना है, तो यानी ये इक्वल में तो गिवन है, इनका रेशो इक्वल है, ठीक है। तो देखिए अब कैसे होता है, ये AD अपॉन DB, ठीक है, इक्वल AE अपॉन EC, ठीक है। इसको ऐसे रेशो में लिखते हैं। तो अब सबकी वैल्यू जो जिसकी दे रखी है वो पुट करते हैं। AD की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन है 2 और BD यानी DB की वैल्यू अपन को गिवन है 3 और AE की वैल्यू अपन को गिवन है 3.5, बट अपन को AC की वैल्यू गिवन नहीं है। मतलब ये जो AC है ना, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन AE की वैल्यू गिवन है 3.5 और इसकी 2 और इसकी 3। बट इसने कहा पूरा जो AC है ना आपका वो दे रखा है 7 का, तो बहुत इजीली अपन इसको निकाल सकते हैं। तो AC किससे मिलके बना है, AE प्लस AC, इन दोनों का सम करेंगे तो AC आ जाएगा। AC की वैल्यू अपन को 7 दे रखी है, AE की 3.5 दे रखी है, तो अपन EC की इजीली निकाल सकते हैं। तो EC की भी वैल्यू क्या आएगी 3.5, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 3.5। अब आप खुद ही इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे जो इसका आंसर आ रहा है 2/3 आ रहा है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कट नहीं होगा, लेकिन ये कट होके 1 हो जाएगा। तो आप देखिए ये रेशो इक्वल नहीं है, तो अगर ये रेशो इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल भी नहीं होगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, अब रेशो AD अपॉन में DB इक्वल AE अपॉन में EC, क्या है ये, नॉट इक्वल। तो DE is not parallel to BC। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड इज एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर। अब आपको इसकी रेट दे रखी है 24 मीटर है और टोटल कितनी कॉस्ट आई है इसकी 5280, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड, आपको क्या करना है, फील्ड की रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। तो फील्ड की रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले आपको कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट कितनी आई है 5280, उसके बाद आपको रेट गिवन है 24। तो सबसे पहले इससे आप इसका पैरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पैरीमीटर कैसे निकालेंगे, कॉस्ट अपॉन में रेट करके, ठीक है। तो 5280 का डिवाइड आप लगाओगे 24 में, तो आपका आंसर आएगा 220। अब इसकी मेजरमेंट किस में थी, वो इसने कुछ बताया नहीं है, ठीक है। अब देखिए पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले अपन लिख लेते हैं पैरीमीटर का आंसर 220। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr इक्वल्स 220, अपन चलाते रहेंगे, 2 × 22/7। अब अपन को r तो फाइंड करनी थी, तो r इक्वल्स टू क्या होगा 220, ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में। तो देखिए 22 से 22 कट किया अपन ने, तो क्या आया 10, इससे ये कट किया तो 5, तो 7 × 5 यानी कि 35 इसका आंसर हो गया। मतलब आपकी जो रेडियस है वो क्या निकलेगी 35। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड वेयर इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि ट्रिग्नो पे बेस है। तो सबसे पहले अपन इसका एक डायग्राम बनाएंगे। इसने कहा था एक ट्री है, ठीक है, जो जिसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है, एंगल कितना बनाता है 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टू द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो बेस का जो वो है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट्स ब्रोकन, जहाँ से इस पेड़ को काटा था वहाँ से उसकी हाइट क्या थी वो अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला डायग्राम बनाना पड़ेगा।
कितना एंगल बनाया था 30 डिग्री का। अभी कह रहा था ये ऑलरेडी इसकी ट्री की हाइट है, टॉप से कट किया है, तो इसको मैं एज्यूम कर लेती हूँ H2 है, और ये बैंड होके वापस से यहाँ आया है, तो ये भी H2 होगी। तो आपको ये फाइंड करनी है, और ये कितना है 8 मीटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल है, जिसके अंदर आप देखिए आपको क्या फाइंड करना है। आप पहले H1 फाइंड करोगे तभी तो H2 फाइंड होगी। ठीक है, तो मतलब आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ट्रिग्नो के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और आपको बेस गिवन है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे AB अपॉन में BC इक्वल क्या होता है tan थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री। क्लियर है ये चीज़। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसका फॉर्मूला होता है, ये tan का, और थीटा अपन को कितना है 30 डिग्री, इसलिए मैंने लिखा है। AB मैंने क्या एज्यूम किया है H1, BC मैंने क्या एज्यूम किया है एज्यूम किया, ये तो क्वेश्चन में गिवन है 8, tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। तो ऐसे ही H1 अपन का निकल जाएगा। ठीक है, तो H1 की वैल्यू क्या आएगी 8/√3। क्लियर। और ये चीज़ आपको पता है कि अपॉन में कभी भी जो वैसे रूट में डिजिट होती है तो इसको रैशनलाइज करके सॉल्व किया जाता है। तो 8/√3 इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अपन को √3 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 8√3/3। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब अपन को ऐसे ही क्या फाइंड करना होगा, देखिए ऐसे ही आपको H2 फाइंड करनी है। ठीक है, तो H2 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो BC अपॉन में AC क्या होगा, थीटा तो भाई 30, तो कॉस BC क्या था अपन का बेस, और AC क्या था, देखिए इसने क्या बोला था कि जो टॉप पे है वो बैंड होके नीचे आया, तो आप यही लोगे, और इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो अब अपन का फॉर्मूला क्या बना, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो क्या होगा कॉस, तो मैंने लिख दिया कॉस 30 डिग्री। तो 8 में H2 इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, H2 इक्वल्स टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/√3 होगा। ठीक है, अब अपन को टोटल हाइट भी निकाल लेते हैं। टोटल हाइट क्या होगी H1 प्लस H2। H1 का आंसर क्या आया था 8√3/3, यही आया था, ऊपर गिवन था। H1 का आंसर अपन ने अभी फाइंड किया था, प्लस H2 का आंसर क्या आएगा 16/√3। क्लियर है। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो आपका आंसर क्या आएगा 8√3, ये आपका टोटल आंसर आएगा। क्लियर। अब मैंने इसको कैसे किया था तो वो भी यहाँ पे आप सीख लीजिए कि मैंने इसको कैसे किया है। इन दोनों को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया था। कॉमन क्या क्या लिया मैंने, √3 भी कॉमन ले लिया था। और पहले तो देखिए आपको जो H2 की वैल्यू मैंने यहाँ रखी है ना, तो आपको पहले इसको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। देखिए मैंने √3 में ही छोड़ दिया था, तो आप इसको पहले रैशनलाइज करेंगे, तो √3/√3, तो क्या होगा यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो 16√3/3। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखो क्या आएगा इसका आंसर, √3/3 अपन यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचा 8 + 16, तो √3/3 मल्टीप्लाई इन दोनों का सम किया तो क्या आया 24। अब 3 की टेबल में 24 8 टाइम्स आता है, और √3 का √3। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम आई इसमें। चलिए नेक्स्ट करते हैं मीटर। नेक्स्ट 10th वाला क्वेश्चन है आपका, इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल। ये कह रहा है आपको एक सर्किल है, उसका एरिया भी इक्वल है और उसका पेरीमीटर भी इक्वल है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। आपको सर्किल की रेडियस क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं अब अपन।
क्वेश्चन नंबर अपन का 10th। सॉरी, पेरीमीटर पहले ना। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? 2πr। ऐसे ही एरिया क्या था? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। ठीक है, अपन ने दोनों को इक्वल में लिख दिया क्योंकि इसने क्या कहा था कि दोनों ही क्या हैं? इक्वल है। ठीक है, सर्किल का पेरीमीटर भी इक्वल है किसके? एरिया के। तो दोनों अपन ने लिख दिया। अपन को फाइंड क्या करना था इसमें से? रेडियस। ठीक है, अब देखिए अपन क्या करेंगे। पाई है, 2π एज इट इज़, ये पाई है इधर डिवाइड में ले जाएंगे। r² एज इट इज़, ये r है इधर डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, पाई से पाई कट हो जाएगा 2, r² में से r का डिवाइड तो r। तो यहाँ पे अपन की r मतलब रेडियस क्या निकली? 2 यूनिट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का 11th। राइट द रिलेशनशिप अमंग्स मीन, मीडियन, मोड। अपन को मीन, मीडियन और मोड में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो बस ये तो 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, किस में रिलेशन बताना है अपन को? मीन, मीडियन और मोड में। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन, ये इसके बीच में रिलेशन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट BC internally in the ratio 3:5, we draw a ray BX such that angle CBX is an acute angle. What will be the minimum number of points to be located at equal distance on ray BX? ठीक है, अब ये जो आपका चैप्टर नंबर 11 है कंस्ट्रक्शन, उसमें से है। तो अब अपन को एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो वो लाइन अपन अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं, कितने भी सेंटीमीटर की चलेगी, जिसका नाम क्या देना है? BC। अपन को उसको डिवाइड करना है कितने रेशो में? 3:5 में। तो ये कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स उसी रे पे कितने अपन ड्रॉ कर सकते हैं वो बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया? 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई से भी सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको अपन को नाम क्या देना था? BC। BC। ठीक है, अब अपन को BX एक रे लेनी है और एंगल कौन सा बनना चाहिए? एक्यूट। तो आपको पता है एक्यूट एंगल ऐसा कुछ होता है, इस टाइप का। नाम दे दिया इस पे X। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? इसने बोला है अपन को कितना रेशो? 3:5। इन दोनों का सम क्या होता है? 8। अब अपन को नीचे 8 कट लगाने हैं। ठीक है, तो अब मैंने कंपास लिया है। कंपास की हेल्प से अपन इसमें रे लगाएंगे। कितनी टोटल? 8। कितने भी मेजरमेंट का खोल सकते हैं अपन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने देखिए इतना मेजरमेंट खोला है। अब मैं इसमें से कट लगाऊंगी 8 टोटल। ठीक है, 1 2 3, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, 3 4 5 6 7 एंड लास्ट 8। ये मैंने ऐसे 8 कट लगा लिए। ठीक है, अब जो लास्ट मेरा 8 जो कट था उससे अपन ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा ये। क्लियर। अब इसको नाम दे देते हैं। देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको नाम दे देती हूँ B1, B2, B3, B4, B5,
B6, B7 एंड लास्ट B8। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इतने का थोड़ा सा कंपास खोल के यहाँ पर एक कट लगाएंगे। ठीक है, अब अपन को इसने क्या बोला था, 3:5, तो एक कट अपन को 5 पे लगाना है। ठीक है, लगा दिया। ठीक है, एक कट 3 से लगाएंगे। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपना पॉइंट रख के यहाँ से मेज़रमेंट करना है। ठीक है, इतना। अब ये मेज़रमेंट करके इस पॉइंट से यहाँ पर एक कट मारना है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, यहाँ पर एक कट लगाया। अब इसको अपन को मैच कराना है। ठीक है, इस तरीके से 3 वाला जो कट था ना वहाँ से, बिकॉज आपका रेशो क्या था, 3:5, तो ये आपका 3 पार्ट हो गया, रेशो ये आपका 5। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन क्या था इसमें से, देखिए आपसे पूछा था कि राइट व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी लोकेटेड। तो आप कितने नंबर लोकेटेड कर सकते हैं, यहाँ देखिए अपन ने 8 पॉइंट्स किए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, बट आपको ये पूरा शो करके दिखाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन 4x + py + 8 = 0 एंड 2x + 2y + 2 = 0 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अब अपन को बताना है कि ये जो दोनों इक्वेशंस अपन को दे रखी है उसके यूनिक सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसका अपन को बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहली इक्वेशन 4x + py + 8 = 0 होगा। दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y + 2 = 0 होगा। ये अपन की दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसमें से मैंने बताया था ना a1, b1, c1 ऐसे निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में से अपन a1 की वैल्यू हो जाएगी 4, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी p, ऐसे ही c1 की वैल्यू 8 हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन में से a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू b2 और c2 की वैल्यू 2। ठीक है, अब अपन को ये बताना है कि इसके यूनिक सॉल्यूशंस हैं या नहीं p के। ठीक है, तो अपन की इक्वेशन बन जाएगी a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और ये नॉट इक्वल। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करनी है अपन को। a1 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन में 2 और यहाँ p अपॉन में 2। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ सॉरी नॉट इक्वल का साइन है, तो p नॉट इक्वल क्या होगा 4 के। ठीक है, तो अपन को लिखना है p नॉट इक्वल 4, मतलब केवल 4 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज इसकी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या पूछा था कि यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो हाँ, तो अपन को लिखना है, लास्ट में डाल देना यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, किसको छोड़ के, केवल 4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 13 ही है, उसका और में है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये सारी अपन को इक्वेशंस दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन ये रही और सेकंड इक्वेशन ये रही। ठीक है, अब बताना है कि ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, चलिए करते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2x + 3y = 5, यहाँ थी 4x + 6y = 7। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, c1 की वैल्यू 5। ठीक है, वैसे आपको इसको इक्वल्स टू के उधर लेके आएंगे तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, ऐसे ही a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो इसी तरह c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्लस का है तो इक्वल्स के यहाँ के माइनस का। ठीक है, क्लियर है। अब अपन इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए a1 अपॉन में
A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2। क्लियर। अब A1 की वैल्यू क्या है, 2/4 इक्वल 3/6 इक्वल -5/-7। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, आंसर क्या आएगा 1/2। इसका करेंगे तो क्या आएगा 1/2, और इसका तो होगा नहीं, तो एज इट इज़ यही आंसर आएगा। क्लियर। तो अब देखिए ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये नॉट इक्वल है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, और ये वाला नॉट इक्वल। ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो वो क्या होता है, पैरेलल होता है। क्लियर है। तो अपन क्या लिखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन क्या है, पैरेलल है। क्लियर। इट इज पैरेलल लाइन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है। एक बैग है जिसके अंदर आपकी 3 तो रेड बॉल्स हैं और 5 क्या हैं, ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, और उसी बैग में से अपन कोई रैंडमली ही एक बॉल चूज करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इन इज रेड। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो बॉल है वो रेड ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेड बॉल्स कितने थे अपन के पास क्वेश्चन में, 3। ब्लैक बॉल कितने थे अपन के पास, 5। टोटल कितने हुए, 8। ठीक है। अब अपन को बतानी है प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड बॉल की। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी। ठीक है। तो रेड बॉल कितने हैं, 3, टोटल कितना है 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/8। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ डाइज इज थ्रोन वंस, एक डाइज है जिसको एक बार उछाला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब ये पूछ रहा है प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फोर्टीन ही है। सबसे पहले नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। इसी में प्राइम कितने होते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2 3 5, मतलब जो खुद की टेबल में जाएंगे। ठीक है। अब अपन को इसकी क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कितने नंबर 1 2 3, तो 3 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डाइस 6। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा 1/2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यानी कि इसका जो बेस होगा वो क्या है, 15 है। उसके बाद बोल रहा है द एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इसका जो एंगल दे रखा है वो कितना है, 60 डिग्री का। अब अपन को टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। ए सी और ये बी 90 डिग्री और एंगल कितना था 60 डिग्री। बेस से कितना था ये 15। ठीक है। तो अब इसने क्या बोला अपन को हाइट फाइंड करनी है। तो चलिए हाइट फाइंड करते हैं। इसको मैंने h सपोज किया है। लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू h। ठीक है। अब अपन करते हैं। अब अपन को क्या चाहिए, पहले तो ये मैंने उस पहले जब इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी ऐसा कुछ था। अपन को चाहिए ए बी, क्योंकि हाइट फाइंड करनी है, और दे क्या रखा है बेस, यानी कि बी सी। क्लियर। अब अपन इसमें एंगल अपन को कितना है, और देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, tan थीटा। तो मैंने लिख दिया tan, और थीटा कितना है अपन के पास 60, तो मैंने लिख दिया tan 60 डिग्री। ठीक है।
चलिए tan 60 डिग्री वैल्यू √3, और इसकी वैल्यूज़ आपको मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी दी थी, तो उसमें बहुत अच्छे से आप समझ भी सकते हैं कि इसकी वैल्यू आप फटाफट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू क्या है h, और बी सी की क्या था 15। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का आंसर क्या आ जाएगा 15√3, ठीक है। इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं, मेज़रमेंट इसका मीटर में है तो मीटर में ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, एक प्रोबेबिलिटी है जिसमें इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डैश, यानी कि ई डैश का मतलब क्या होता है नॉट। अब इन दोनों का सम कराते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आता है, प्रोबेबिलिटी में इवेंट ई और नॉट ई का आंसर क्या होता है 1, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो क्या होगा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है। अब यहाँ तक आपका जो था वो सेक्शन नंबर 1 वो कंप्लीट हो चुका है। अब देन अपन क्या करेंगे सेक्शन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन सेक्शन 2, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। 17 ये पूरी आपको केस स्टडी दे रखी है, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल टुक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू शो रेड फोर्ट. It was a part of their educational trip. The teacher has interest in the history as well. She narrated the facts of the Red Fort to students. Then the teacher said, in the moment, one can find combination of the solid figure. ठीक है। उसके आगे है there are two pillars which are cylindrical in shape. इसने क्या बोला, 2 पिलर हैं जो क्या हैं, कौन सी शेप के हैं, सिलेंड्रिकल शेप के हैं। ऑल्सो टू डॉम्स ऑन द कॉर्नर्स विच आर हेमिस्फेरिकल, ठीक है। 7 स्मॉलर हैं वो सेंटर में हैं। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑन इंडिपेंडेंस डे टेक प्लेस नियर देयर डॉम्स, ठीक है। आप देखते हैं अपन इसका फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा है। हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डॉम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर। अब अपन को इसकी क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। क्या फाइंड करना है, मटेरियल। देखते हैं हम मटेरियल के बारे में। देखिए हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड, तो अपन लिखते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 2 है 2 मल्टीप्लाई सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब मुझे कैसे पता ये शेप है, देखिए यहाँ पे इसने दे रखी थी, ठीक है। चलिए अब इसका अपन क्या लगाएंगे, फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अब अपन आर की वैल्यू देखते हैं, आर मतलब रेडियस, रेडियस की वैल्यू क्या है 2.5, तो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। इन सब का अपन क्या करेंगे अब सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन करने पर आपका आंसर आएगा 78.57 मीटर है या सेंटीमीटर वो देख लेते हैं, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। ऑप्शन में देखते हैं कहीं है, ये रहा, तो ये आपका बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ऐसे ही सेकंड पे देखते हैं अब अपन। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। आपको पता है सिलेंडर का जो वॉल्यूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ए पॉइंट जो है इसका वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3 करते हैं अब अपन। फाइंड द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द 2 पिलर्स ऑफ हाइट ऑफ द पिलर इज 7 एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 1.4 मीटर। हाइट अपन को दे रखी है 7 और रेडियस अपन को क्या दे रखी है 1.4 मीटर। लिटरल सरफेस एरिया चाहिए अपन को, सरफेस एरिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर एच, ठीक है। फॉर्मूला तो 2 पाई आर एच होता है, लेकिन पिलर्स कितने थे अपन को पता है 2 थे, इसलिए लिया है 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई की वैल्यू
22/7। अब देखिए R कितनी है इसमें यहाँ पे 1.4, तो अपन लिख देंगे 1.4 और H की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 7, तो अपन लिख देंगे 7। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर आएगा ये, ठीक है 123.2। देखिए यहाँ पे है क्या, ये रहा, ठीक है। मीटर में है इसका मेजरमेंट, तो लिख देते हैं मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। तो पॉइंट नंबर 4 ये रहा, हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर इफ द रेडियस ऑफ बेस इज 3.5। अब वॉल्यूम निकालना है इसका हेमिस्फेयर का, और जिसमें अपन को रेडियस कितनी दे रखी है 3.5। तो अब लगाते हैं अपन वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूबिक होता है, ठीक है। 2/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या थी 3.5 थी शायद, ये देखिए 3.5 है। इसका क्या करेंगे क्यूबिक, तो आपका आंसर आएगा 89.83 समथिंग कुछ, ठीक है। तो देखिए ये रहा 89.83 मीटर क्यूबिक, ठीक है। वॉल्यूम है इसलिए आपको पता है वॉल्यूम की मेजरमेंट क्यूबिक में होती है और एरिया की क्या होती है स्क्वायर में, ठीक है। चलिए इसके पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 1 ईच द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर ऑफ द रेडियस 2। अपन को इन दोनों का रेशियो निकालना है, हेमिस्फेयर का और स्फेयर का। अब हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो 1 है और स्फेयर का जो रेडियस है वो है 2। इन दोनों के वॉल्यूम निकालने हैं, वॉल्यूम के बाद अपन को क्या निकालना है, इसका रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 5th पॉइंट, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 है आपको पता ही है, तो 2/3 पाई आर क्यूबिक, ठीक है, इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और आर की वैल्यू आपको इसमें गिवन है क्या, देखिए आर की वैल्यू आपको दे रखी है, देखिए अपन हेमिस्फेयर का ही ले रहे हैं, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो 1 लिख दिया मैंने। 1 का क्या करेंगे क्यूबिक। अब देखिए आपको यहाँ चाहिए तो आप पाई की वैल्यू लिखिए, नहीं तो अदरवाइज अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि जब अपन नीचे रेशियो निकालेंगे ना तब अपन पाई से पाई कट भी कर सकते हैं, तो अपन रहने ही देते हैं पाई की वैल्यू को, इसकी जगह पाई ही लिख देते हैं, तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 4/3 पाई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं वॉल्यूम, अब किसका था, कौन सी शेप थी अपन के पास स्फेयर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या था इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूबिक। 4/3 एज इट इज, मैंने कहा था ना पाई एज इट इज रखना। अब आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का क्या करेंगे, सॉरी 2 बार मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 4/3 पाई एज इट इज मल्टीप्लाई 2 का क्यूबिक करेंगे तो क्या आएगा 8। अब अपन को क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए रेशो कैसे निकालोगे आप, इन दोनों को अपॉन में रख के, तो पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या था 4/3 पाई, फॉर्मूला क्या था सॉरी अपन ने सॉल्यूशन किया था ना, तो आंसर निकला था 4/3 पाई और इसका आंसर क्या है 4/3 पाई मल्टीप्लाई 8। अब देखिए अब इजीली आप इसको कट कर सकते हो, अगर अपन ऊपर पाई की वैल्यू यहाँ पे लिख देते तो अपन को बहुत लंबा सॉल्यूशन करना पड़ जाता, तो पॉइंट्स में डिजिट आ जाती। 4/3 से 4/3 कट, पाई से पाई कट, आंसर क्या आया 1/8, यानी 1/8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/8 बी वाला पॉइंट करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ना इसके जो वर्डिंग है हेमिस्फेयर स्फेयर सबको हाफ हाफ में लिखा है, पेपर में आप ऐसे मत करना, आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं
क्वेश्चन नंबर 18 है, क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ द सेकेंडरी स्कूल। ये पूरी अपन को क्या दे रखी है, थ्योरी दे रखी है। तो इसमें से अपन सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग ए एज द ओरिजिन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अपन को ये बताना है कि ए के कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट्स देखिए यहाँ पे। ए यहाँ पर दिख गया आपको, तो ए क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे ओरिजिन क्या होते हैं, 0 0। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 0। ऐसे ही सेकंड पॉइंट देखते हैं, देख लिया ऑप्शन भी दे रखा है 0 0। सेकंड पॉइंट है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब पी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, तो देखिए पी आपका यहाँ पर है, तो एक्स पे कितने हैं, 4 है, वाई पे कितने हैं, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 6। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ आर। आर के कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए एक्स पर तो कितना है, 6 है, और वाई पर कितना है, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 और 5। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। डी के क्या कोऑर्डिनेट है, देखिए डी यहाँ पर है, तो वाई वाले पॉइंट पे तो ये 0 है, लेकिन एक्स वाले पॉइंट पे काउंट करते हैं कितना है, 1 2 3 10 तक तो यहाँ पर है, 11 12 13 14 15 16। तो देखिए 16 तो एक्स पर और वाई पर 0। फिफ्थ पॉइंट करते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इफ डी इज टेकन इन द ओरिजिन। पहले भी इसने पूछा था पी के कोऑर्डिनेट्स तो, लेकिन वह नॉर्मल था। इस बार कह रहा है डी को अपन को ओरिजिन लेना, मतलब डी से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो डी से स्टार्ट करेंगे तो उल्टा स्टार्ट हुआ, तो उल्टा स्टार्ट होगा तो वैल्यू हमेशा माइनस में ही जाएगी। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पी आने तक कितना आया, 12, लेकिन -12 आएगा। ठीक है, तो -12 की वैल्यू देख लीजिए, -12 6, ये इसका सही ऑप्शन है। और 6 कैसे आया वो तो आपको पता ही है कि पी यहाँ पे क्या है, 6 पे है, इसलिए आया। ठीक है, कंप्लीट। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, ये भी एक अपन के पास केस स्टडी है। उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट इसका पूछ रहा है, राहुल टाइड टू द स्टिक्स एट विच एंगल टू ईच अदर। कौन से एंगल पे है, राइट एंगल पर है, तो इसका आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो 19 का फर्स्ट पॉइंट ये हुआ 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही आते हैं सेकंड पॉइंट पे, विच इज़ द करेक्ट सिमिलरली क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स एट द अपर पार्ट ऑफ दिस काइट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, एस से एस का। अगर ये कह रहा है कि सिमिलरली दूसरे तरीके से भी आप बनाओगे तो क्या होगा, तो उसका रूल कौन सा लगेगा, एस से एस का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ द 4:9। कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियम्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। कॉरेस्पॉन्डिंग पता है ना, हर चीज़ वैसे भी सिमिलर ही होती है, तो रेशियो भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो उसका आंसर क्या आएगा, 4:9 ही आएगा। क्लियर। फोर्थ पॉइंट है, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ये कह रहा है एक ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर है वो इक्वल होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के, तो देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज द राइट एंगल, और एंगल भी क्या होगा, वो राइट एंगल होगा। दिस थ्योरम इज कॉल्ड, ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, ये थ्योरम कौन सी होती है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट फॉर्म्ड बाय द टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द लेंथ 6 and 8। इसने कहा है कि अपन को लेंथ दे रखी है 6 और 8, इसका अपन को क्या फाइंड करना है, एरिया। तो वो कैसे फाइंड होगा, एरिया ऑफ काइट
इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है 1/2 डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो 1/2 डायगनल कितनी कितनी थी इसकी, 6 और 8 थी, तो 6 और 8, 2 की टेबल से कट करेंगे 3, तो 24 आएगा। मेज़रमेंट देख लेते, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला है, सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। ये भी वापस वही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका क्या है, नेम द शेप इन द विच द वायर इज बेंड। कौन सी शेप है ये बताइए होगा आपको, पैराबोला है। तो 20 इसका फर्स्ट पैराबोला, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल्स। ये पूछ रहा है कि इसमें आपके कितने ज़ीरो हैं, तो कितने आएंगे 2। इसका सही आंसर क्या होगा 2, तो आपको लिख लेना है आंसर नंबर 2। ऐसा ही थर्ड पॉइंट है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। तो देखिए पॉलिनोमियल्स में यहाँ पे क्या है, -1 पे रुका हुआ है, ये दिख रहा है आपको, देखिए ये -1 पे है, और यहाँ पे इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ है 3 पे, तो इसका सही ऑप्शन क्या है -1 और 3। अब करते हैं पॉइंट नंबर 4, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशंस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो इसके लिए अपन को एक फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो ऐसे था, x माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है। तो अब आपको इसने ओरिजिन अपन ने अभी पीछे पीछे फाइंड करे थे, क्या था, -1 था और 3 था, यही था। तो इसको इसमें पुट करना है, ये आपकी a वैल्यू होती है, ये b होती है। तो x माइनस 1, देखो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस का, और x माइनस 3। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या करना है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई। तो पहले 1 डिजिट यानी x उतरेगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड 1 डिजिट और ये फिर इस पूरे से मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -3x प्लस x माइनस 3, एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे, माइनस का 2x माइनस 3। तो ये इक्वेशन आई है अपन की, देखिए कौन सी है, इक्वेशन नंबर सी वाली, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब है आपका पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 1। अभी बताया था जीरो के ओरिजिन अपन ने ढूंढे थे -1 और ये थे, तो अभी कह रहा है कि -1 x पे कहाँ है, तो वही जीरो ओरिजिन पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा 0। कंप्लीट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आपके हो चुके हैं। अब आपका जो पार्ट 1 था जिसमें 2 सेक्शन थे, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2, वो दोनों ही पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर बी जो है, ठीक है, वो सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।